नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट 27 फरवरी 2025 को पेपर होने वाला है, तो आज हम हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपका सेट नंबर आज हो जाएगा आपका 5। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी में कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके चले, प्रैक्टिस सेट कुछ लगाएं और अपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे उससे भी साथ में लेकर चले। और जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पेपर के लिए कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको मालूम चलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, टॉपिक क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, तो आपको आइडिया भी मिलता रहेगा। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पेपर से पहले आप प्रैक्टिस लगा लीजिए। कुछ प्रैक्टिस बुक भी साथ में लेकर चलिए और अपने नोट्स को भी साथ में लेकर चलिए। तो आज हम देखते हैं हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 5 है। तो इसका सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ए है सरल वाक्य, बी है अज्ञातक वाक्य, सी है मिश्र वाक्य, डी है संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी अज्ञार्थक वाक्य। क्या है इसका आपका, तो संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर दिए गए वाक्यों का वर्गीकरण नहीं पूछा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या है कि वाक्य किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि आपकी परिभाषा से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्द रचना किसे कहते हैं, शब्द भेद किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। तो परिभाषा से कम आपका 1 नंबर क्वेश्चन आता है। वो कितने प्रकार के होते हैं 1 नंबर इससे आएगा, कितने भेद होती है ये पूछेगा, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक टॉपिक में कम से कम आपका 10 नंबर क्वेश्चन छिपा होता है। बस हमें उसे क्या है पढ़ के समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पूछता है कि संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं पूछा है। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखिए अज्ञार्थक वाक्य नहीं है संरचना के आधार पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह, ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। मतलब जो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है, रूप होता है, जिससे मनुष्य अपने विचार का आदान प्रदान, जैसे हम एक दूसरे से जो सामने खड़े होकर बात करते हैं, अपनी बात को उनसे कहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं बातों का, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य वाक्य में क्रम से क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वाक्य में समानता, वाक्य में क्या होता है, तो कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। 3 प्रकार तीन चीज होते हैं। क्या होती है, कर्ता होती है, कर्म और क्रिया होती है। वाक्य के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कितने हैं, 2। फर्स्ट क्या है, रचना या संरचना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर क्या होगा, फर्स्ट हमारा अर्थ के आधार, आपकी रचना के आधार पर 3 हो गए और अर्थ के आधार पर कितने हो गए, 8। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, संरचना के आधार पर, तो 3। तो अज्ञार्थक वाक्य क्या हो जाता है हमारे, अर्थ के आधार पर ये इसका भेद होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं, तो 8 है। कौन कौन से, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेत और संदेह। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद हो गए, वाक्य हो गए। ठीक है, रचना के आधार पर कितने हो गए, 3। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है रचना के आधार पर। हो सकता है इस बार पूछे कि अर्थ के आधार पर दिए गए वाक्यों का वर्गीकरण क्या है, तो उसमें हो सकता है कि विधानवाचक, इच्छावाचक हो जाए, निषेधवाचक और सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होगा हमारा, अर्थ के आधार पर भेद नहीं होगा वाक्य का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या ऑप्शन दिया, ए अक्षर सिखाना, बी है 12 खंडी सिखाना, सी लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, डी है उनको क्रियाशील बनाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना क्या हमारा, तो बालकों को लिखना सिखाने के लिए बहुत जरूरी और आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित अभिव्यक्ति की साधन नहीं पूछा है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया, ए पत्र लेखन, बी है वाद विवाद, सी निबंध लेखन, डी है नाट्य लेखन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जो वाद विवाद क्या है हमारा लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी वाद विवाद।
इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया ए समाचार पत्र, बी पाठ्य पुस्तक, सी पत्रिकाएं, डी है विद्यालय पत्रिकाएं। तो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं करते किस चीज़ को, तो पाठ्य पुस्तक क्या हमारे प्रिंट मीडिया की सम्मिलित नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि संचार का माध्यम है। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आपका, तो पाठ्य पुस्तक क्या हमारा ये प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। प्रिंट मीडिया को हम क्या कहते हैं, जिस जनसंचार का माध्यम कहते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, तो ये हमारा पाठ्य पुस्तक के उपयुक्त की सीमा में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है SITE साइट क्या है। ऑप्शन दिया ए टीवी चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए और बी दोनों सही है, डी दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। साइट एक क्या है, तो यह एक उपग्रह है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग है। साइट का मतलब क्या होता है, तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सैटेलाइट डबल एल हो जाएगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन होगा, कौन सा जो उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन दिया ए रटाई से मुक्ति, बी निष्पक्ष मूल्यांकन, सी पाठ्यक्रम व्याप्ति, डी विद्यार्थी हित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो निष्पक्ष मूल्यांकन। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। ऑप्शन दिया ए वस्तुनिष्ठ, बी है निबंधनात्मक, सी है अति लघुरात्मक, डी है लघुत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन दिया ए है मॉरिसन, बी है हर्बर्ट, सी है ब्लूम, डी है क्रैथवल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ब्लूम ने क्या किया है आपका, तो ये आपका त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है किस चीज को आपको, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को। किस प्रकार है, इन्हें शिक्षण उद्देश्य, ब्लूम ने त्रिकोणी बताकर मूल्यांकन की प्रक्रिया की है। शिक्षण उद्देश्य फर्स्ट, सेकंड होगा हमारा व्यवहारिक, परिवर्तन, थर्ड हो जाएगा हमारा अधिगम अनुभव। मूल्यांकन की प्रक्रिया को ब्लूम ने क्या किया, त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। क्या है हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, सेकंड हो जाएगा हमारा व्यवहारिक परिवर्तन, और थर्ड होगा अधिगम अनुभव। इसका त्रिकोण बताकर इन्होंने प्रस्तुत किया है मूल्यांकन की प्रक्रिया को ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया ए अध्यापकों की कमी का उपचार करते हैं, बी कि छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, सी छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, डी कुछ कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण हम करते हैं। तो राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। ऑप्शन दिया ए प्रारंभिक, बी है उच्च माध्यमिक, सी माध्यमिक, डी है उच्च कक्षाओं में। तो आपका क्या होना चाहिए, तो प्रारंभिक होना चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अब हमारा गद्यांश जो आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। तो इससे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी के अकॉर्डिंग, इस गद्यांश पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। चाहे वो गलत पूछा हो तो गलत देंगे, सही दिया होगा तो सही देंगे। तो हम पैराग्राफ को अब पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ हमारा किस प्रकार है देखते हैं। भारत अब पूर्ण अवस्था में आ पहुँचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है। हृदय जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का निमित्ता है, इस समय वह स्वार्थपरता और भोगवाद से ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनेला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विशिकाएं जो आज़ादी के साथ उपहार में नहीं मिलती, आए दिन कहीं न कहीं अपनी लोमहर्षक लीला संपन्न करती रहती है। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास, मानवता के लिए कांटों की सेज बंद प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सर्वाधिक रही। कतिपय लोल कपोल की कृत्रिम रंगनियां समूचे देशवासियों का प्राय मान लेना उचित नहीं है। अतः कल्पना के भव्य पहलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण ही उचित होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया जो 5 नंबर के क्वेश्चन है। इससे हम देखते हैं 12 से लेके जो आपका 16 तक के जो क्वेश्चन होंगे तो आपका इसी पैराग्राफ से होंगे। क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा 11 से लेकर जो 15 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो किस चीज़ के होंगे, तो पैराग्राफ के होंगे। क्वेश्चन देखते हैं ये है कि वह शब्द बताइए जिसमें संधि या प्रत्यय दोनों का प्रयुक्त होगा। कौन सा होगा आंसर देखते हैं। और क्वेश्चन दिया है, आंसर देखते हैं। रंगीनिया, बी है ध्वंसा अवशेषों, सी अधीरता, डी है संप्रदायवाद। तो ऐसा शब्द जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों है कौन सा हो सकता है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी ध्वंसावशेषों से। देखते हैं इसको हम कैसे संधि करते हैं, ठीक है। तो ध्वंस प्लस अवशेषों, ठीक। इसमें संधि कौन सा हो जाएगा ध्वंसावशेषों में, तो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, इसमें होगा आंसर। अगर पूछ देगा कि कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब इसका संधि करने के बाद हमारा कौन संधि निकला है, तो आपका दीर्घ संधि हो गया है, ठीक है। इसमें प्रत्यय क्या लगा है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका हम प्रत्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्वंस प्लस अवशेष प्लस ओ, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा आपका मूल शब्द, ये हो जाएगा हमारा मूल शब्द और ये होगा हमारा प्रत्यय। तो संधि कैसे किए, तो ध्वंस प्लस अवशेषों, संधि कौन सी आई आपकी, दीर्घ संधि आई, और ओ इसमें क्या होता है आपका, तो प्रत्यय हो जाता है, ठीक। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ध्वंसा अवशेषों में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि है, और प्रत्यय कौन सा है, तो ओ प्रत्यय लगा है, ध्वंस प्लस अवशेष प्लस ओ। तो ध्वंस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका मूल शब्द, अवशेष क्या हो जाएगा मूल शब्द, और ओ जो होता है हमारा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि संधि और समास का प्रयोग हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास और उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है घात प्रतिघात, बी है कर्मयोगी, सी है भारतवासियों, डी है आत्मनिर्भरता। तो जिसमें समास और उपसर्ग दोनों हो तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर घात और प्रतिघात, ठीक है। घात में इसमें क्या, घात प्रतिघात में कौन समास है, तो आप बताएंगे इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि ये आपका एक तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्लस में घात का विलोम शब्द क्या है, प्रतिघात है, ठीक है। तो द्वंद्व समास हो गया। और उपसर्ग कौन सा होगा आपका, तो प्रति प्लस घात जो है आपका, प्रति क्या होगा इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रति क्या निकल गया आपका, इसमें उपसर्ग निकल गया। समास कौन समास है, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्यों है,
क्योंकि इसमें दिया है एक तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, दूसरा इसमें विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। घात का विलोम क्या होता है? तो प्रतिघात होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया ए मानवीय, बी है मानवता, सी अधीर, डी है विखंडित। तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी विखंडित इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हम इसका संधि करते हैं तो हमें समझ में आ गया इसमें उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो विखंडित का संधि कैसे करेंगे? तो वी प्लस खंड प्लस इत, क्योंकि इसने पूछा है विखंडित तो इत आ गया। वी क्या हो गया इसमें हमारा? इसमें वी हो गया आपका उपसर्ग, खंड क्या हो गया इसमें? खंड हो जाएगा हमारा मूल शब्द, और इत क्या हो गया? इत हो गया हमारा प्रत्यय। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका विखंडित। मानवीय, वी तो नहीं, इसमें प्रत्यय नहीं है। मानवता, अता। अधीर, अधीर में क्या है? उपसर्ग तो है लेकिन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी विखंडित, इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्योंकि वी विखंडित में वी क्या हो गया हमारा? उपसर्ग, खंड क्या हो गया? मूल शब्द, और इत क्या हो गया हमारा? प्रत्यय। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा राइट होगा आंसर विखंडित, इसका एकदम राइट हो जाएगा आंसर। तत्सम शब्द में बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों सम्मिलित है विखंडित में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन क्या देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए है लोह हर्षक, डी है देशवासियों, सी है आत्मनिर्भरता, डी है सर्वाधिक। तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास किसमें हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए लोम हर्षक, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसमें क्या है? तो तत्पुरुष समास है। किस प्रकार है? क्योंकि इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है कारक का? तो को का इसमें लोह में लोह का लोम, लोम हर्षक, लोम को हर्षक, तो इसमें आपका कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? तो को का प्रयोग हुआ है, जिससे क्या हो गया हमारा? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब आत्मनिर्भरता में कौन सा समास है? तो आत्मनिर्भरता में हमारा हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, सर्वाधिक में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देशवासियों में, तो देशवासियों में हो जाएगा हमारा कौन सा समास? तो समास हो जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका किसमें? तो देशवासियों में। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन दिया ए स्वतंत्रता, बी है श्रद्धा, डी झोपड़ियों, डी है आजादी। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो तत्सम शब्द है आपका, ये श्रद्धा भी है और क्या होता है, और स्वतंत्रता भी आपका इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। स्वतंत्रता क्या है हमारा? तत्सम शब्द है, और श्रद्धा भी क्या है हमारा? तत्सम शब्द हो जाएगा। झोपड़ी क्या है हमारा? तो झोपड़ी हमारा क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और आज़ादी क्या है? तो ये आपका फारसी भाषा है आज़ादी। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता और श्रद्धा क्या है? ये दोनों तत्सम शब्द हैं। और झोपड़िया क्या है? तद्भव शब्द है। और आज़ादी क्या है? तो फारसी शब्द है। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब तक हमने क्या गद्यांश के जो 5 क्वेश्चन थे हमने किए, जो बिल्कुल आपके इसमें कम से कम आपका 5 के था। आपका 5 क्वेश्चन आपका व्याकरण से आए थे, इसलिए आप व्याकरण में संधि, समास, तत्पुरुष समास, तद्भव और तत्सम, इन सब चारों टॉपिक को बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा। हमारे वीडियो हमारे चैनल पे हिंदी क्लास बिल्कुल आपको नेक्स्ट वाली जो क्लास हुई थी पहले, इससे पहले वाले क्लास में हमने वीडियो के सारे लिंक लगा दिए, जाके आप उसे ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी होगा आपका गद्यांश के क्वेश्चन होंगे, जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखते हैं गद्यांश पढ़ते हैं। पहले गद्यांश में दिया है कि कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर आई,
वह देर तक गीत गाती रही। उसे समय का पता नहीं था। आधी रात बीत गई। उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना, भाई बहन सब भी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देंगे। चाहे आपका आंसर गलत पूछा हो तो आप आंसर गलत देंगे, सही पूछा होगा तो सही देंगे। तो क्वेश्चन देखते क्या दिया हमारा। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा आपका जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 17 से जो 18 क्वेश्चन होंगे हमारे 16 से लेके 18 तक, जितने 16 से जो 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे हमारे किससे होंगे, ये तो गद्यांश के क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया, ए है शाम, बी है रात, सी कलेवा, डी है आंखें। तो स्त्रीलिंग नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो कलेवा होती है, कलेवा शब्द क्या है हमारा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो कलेवा क्या हो गया हमारा, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, रात, शाम, आंखें, ये सब क्या है हमारा, तो ये सब हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। कौन कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, तो हमारी रात, शाम और आंखें, ये नित्य क्या है हमारा, ये सब हमारे नित्य, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पुल्लिंग नहीं हो सकती। ठीक है, और कलेवा क्या है, ये नित्य पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। मतलब कुसुम शाम को घर गई, इसमें कौन सा काल होगा। ऑप्शन दिया, ए सामान्यभूत, बी है पूर्णभूत, सी है आसनभूत, डी है आपका संगीत भूत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सामान्यभूत, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। किसका बहुवचन नहीं बनता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है, ए घी, बी है गीत, सी है घर, डी है सखी। तो जिसका बहुवचन नहीं बनता वो कौन सा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए घी शब्द क्या है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। ये सदैव क्या है, ये सदैव आपका एक वचन में आता है। घी क्या है, तो सदैव एक वचन में आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जैसे अब गीत क्या है, एक वचन है, तो इसका बहुवचन बने तो क्या बनेगा, तो इसका बहुवचन होता है तो गीतो हो जाएगा। ठीक, घर का बहुवचन क्या होगा, घरों हो जाएगा। और सखी का क्या हो जाएगा बहुवचन, तो सखिया हो जाएगा। तो इन सब शब्दों का एक से बहुवचन हो सकता है, लेकिन घी का बहुवचन नहीं हो सकता, क्योंकि घी क्या है, ये नित्य एक वचन है, इसका कोई बहुवचन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। ऑप्शन दिया, ए चाचा, बी है छात्र, सी साइकिल, डी है मामा। और जिसकी लिंग नहीं बदलती वो क्या है हमारा, इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। साइकिल का ना कोई स्त्रीलिंग होता है ना कोई पुल्लिंग होता है, तो साइकिल सदैव क्या है, तो साइकिल में सदैव क्या है हमारा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग नहीं हो सकता, इसमें कोई पुल्लिंग नहीं हो सकता। लेकिन चाचा क्या होगा, स्त्रीलिंग चाची। छात्र का होगा तो छात्रा, मामा का मामी। लेकिन साइकिल का क्या होगा, कोई शब्द नहीं बनता। तो सदैव क्या है, तो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है साइकिल शब्द आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन देखते दिया, ए दर्शन, बी है मन, सी पराठा, डी है सितार। तो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है सदैव, तो कौन सा है, तो दर्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं हम आपका बहुवचन नित्य शब्द कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। दर्शन, इसका एक वचन नहीं हो सकता, जैसे दर्शन क्या हमारा, ये बहुवचन में आ गया। हस्ताक्षर,
और क्या, बाल, आंसू, प्राण, दाम, समाचार, होश। ये शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही होते हैं। और एक वचन में होने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे पराठा का शब्द क्या है, ये बहुवचन में होगा तो क्या होगा, पराठे हो जाएगा। ठीक है। सितार का बहुवचन में क्या होगा, तो सितारे हो जाएंगे। ठीक। लेकिन जो आपका इसमें जो एक शब्द है मन, ये मन क्या है, ये नित्य या सदैव, ये सदैव एक वचन के हैं। इसका एक बहुवचन कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन पराठा क्या एक वचन है, पराठे बहुवचन, सितार एक वचन, सितारे बहुवचन। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, दर्शन क्या है, सदैव ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा, न इसका एक वचन होगा, न इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन दर्शन में बहुवचन सदैव। इसी तरह एक वचन का नित्य क्या है, आपका मन क्या है, ये सदैव एक वचन ही है, इसका बहुवचन नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो गद्यांश के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आपका 16 से लेकर 20 तक का जितने क्वेश्चन थे ये आपके उस पैराग्राफ से क्वेश्चन थे। इसके बाद से जो कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे क्या, पेडागोजी के भी होते हैं आपका, और व्याकरण के भी होते हैं। तो आपका बिल्कुल साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो रीड के जो आपको हिंदी की जो तैयारी करनी होगी, तो आपको कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है देखते हैं। टॉपिक आपका संधि होगी, समास हो गया, ठीक, तत्पुरुष समास हो गया, तत्सम तत्सम और तद्भव हो गया, ठीक, आपका लिंग हो गया, ठीक, वचन हो गया। आपका बस हिंदी में इतने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया आप, तो आप कम से कम आपका इस हिंदी रीट में आपका 20 नंबर तक क्वेश्चन सिर्फ आपका व्याकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे गद्यांश के हो चाहे आपके ऐसे भी हो। ठीक है। तो आप व्याकरण को इतने टॉपिक तैयार कर लेंगे आप रीट के लिए, तो आपका पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदी का पेपर आप 30 में से 30 क्वेश्चन ला सकते हैं बड़ी आसानी से। बस आप इन टॉपिकों को पढ़ लीजिए, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। और इन सब सारे टॉपिक की लिंक हमने आपके प्ले लिस्ट की लिंक और यूट्यूब की लिंक हमने आपके जो इससे पहले वीडियो बनी उसमें लिंक को लगा दी, जाके उस लिंक पे आप क्लिक करें और वीडियो को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा आता है इसके बाद से कुछ पेडागोजी क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ऑप्शन दिया, ए संकेतवाचक, बी है इच्छावाचक, सी है विधानवाचक, डी है विस्मयवाचक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इच्छावाचक। इसने कहा ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, मतलब इच्छावाचक हुई है। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद या इच्छा कामना बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा से आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इच्छावाचक किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा कामना का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे मतलब क्या हो गया हमारा, इसमें आपका किसी का आशीर्वाद हम दे रहे हैं या किसी की हम मनोकामना कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, तो इसमें इच्छा क्या होगी हमारी, इसमें कौन सा हो गया हमारा, तो ये इच्छावाचक हो गया। ठीक। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन कैसा हो, सुखमय हो। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है। तो इच्छावाचक किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा कामना का बोध हो वो इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इच्छा सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे, सबका जीवन सुखमय हो। ये किस प्रकार का है आपका वाक्य, तो आप बताएंगे इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
क्वेश्चन है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। ऑप्शन दिया है, ए है छोटा भाई, बी है मेरा भाई प्रशांत, सी धार्मिक पुस्तकें अधिक, डी है पढ़ता। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इस वाक्य में विधेय का विस्तार पूछा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, धार्मिक पुस्तकें अधिक। मतलब क्या है, इसमें विधेय का विस्तार पूछा गया है। विधेय का विस्तार क्या हो गया हमारा, इसमें आपका हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें को पढ़ना, क्या हमारा विधेय हो गया। अब इसमें पूछेंगे कि जो आपका विधेय का है विस्तार, ये किसका अंग है? तो ये वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य में देखिए, वाक्य में विधेय का विस्तार है, ठीक है। तो वाक्य कितने अंग हुए हैं? तो वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं। कौन कौन से होंगे आपके? दो अंग। तो दो अंग होंगे हमारे कौन सा? फर्स्ट हो जाता है आपका उद्देश्य और सेकंड हो गया हमारा विधेय, ठीक। उद्देश्य में क्या है हमारा? मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये क्या हो गया हमारा? ये उद्देश्य हो गया। और धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये क्या हो गया हमारा? ये विधेय हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि सुदामा के तंदुल का अर्थ है। ऑप्शन दिया, ए गरीबी में जीना, बी है गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, डी है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा? तो सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट क्या है सुदामा के तंदुल का अर्थ होगा। राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा? खरी मजूरी चोखा काम मतलब लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। बी है कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम का होता है, सी है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, डी है बिना काम के दौलत चाहना। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो पूरी मजदूरी देने का अच्छा काम होता है, क्या है? खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ का इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ऑप्शन दिया, ए अनुकरण विधि, बी है भाषा प्रयोगशाला, सी आगमन निगमन विधि, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार है? ऑप्शन दिया, ए छात्रों को उस घर पर व्यस्त रखना, छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, बी है कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सी है सुलेख की योग्यता का विकास करना, डी संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना क्या हमारा गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के उपागम है कौन सा? ऑप्शन दिया, ए पाठ संसर्ग उपागम, बी है रचना शिक्षण उपागम, डी सी है उक्त। ए और बी दोनों सही है, डी है कि उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसकी भाषा शिक्षण की उपागम है, पाठ संसर्ग उपागम है और रचना शिक्षण उपागम इसका किसका है? तो भाषा शिक्षण का उपागम के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय किस प्रकार होता है? ऑप्शन दिया, ए शब्दकोश का उपयोग, बी छात्रों को स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, सी शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग, डी है उक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, उक्त सही इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के रूपों की संख्या किस प्रकार है? ऑप्शन दिया, ए 5, बी है 2, सी है 7, डी है 3। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 इसका राइट हो जाएगा आंसर। आगमन विधि के दो रूपों की संख्या कौन कौन सी है? अब हम देखते हैं दो कौन कौन सी है। दो हो जाएगी हमारी, एक प्रयोग प्रणाली और दूसरा हो जाएगा हमारा सहयोग प्रणाली। ये किसके हैं? तो आगमन विधि के रूपों की दो संख्या दी गई है, कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारा प्रयोग प्रणाली, सी है सहयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली में क्या होता है, किसे कहते हैं? इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उदाहरण की सहायता से हम नियम का निर्माण करते हैं। और दूसरा होता है सहयोग, जिसमें गद्य शिक्षण के साथ साथ प्रशंसा गुण व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन दिया, ए कक्षा के अंदर, बी है दोनों में ही, सी है कक्षा के बाहर, डी है कोई नहीं।
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन दोनों में ही, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर ही शिक्षण कौशल का उपयोग होता है। कैसे? कक्षा के अंदर, और बी है हमारा कक्षा के बाहर। इसका दोनों हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। तो आपका ये सी हो गया, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका दोनों में ही आपका शिक्षण कौशल का उपयोग होता है। ठीक है, अब हम आज का सेट हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और हमने जो आपको बताया कि व्याकरण में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा और उस टॉपिक को पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उस टॉपिक से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस आप उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, आपका रीड का हिंदी का पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सेट समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।